नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। और दंगल का दूसरा राउंड था आज बिहार के चुनाव में। अब से कुछ देर में दूसरे चरण की 94 सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। दूसरे दौर में दोपहर के बाद वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी है। शाम 4 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक 4 बजे तक लगभग 45% वोटिंग हो चुकी है। 44.76% वोट डाले जा चुके हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव तक ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। नीतीश कुमार ने वोट डालने के बाद कुछ कहा नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार में बदलाव की बयार बहने की बात कही है। उधर बिहार में आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फारबिसगंज और सहरसा में चुनावी रैलियां की और 15 साल पहले के जंगल राज की याद दिलाई। पीएम मोदी ने यहां तक कह डाला कि जंगल राज वाले नहीं चाहते कि भारत माता की जय बोला जाए, जय श्री राम का नारा लगाया जाए। इसीलिए आज दंगल का हमारा सवाल है कि इस बार 10 लाख नौकरी के तेजस्वी यादव के वादे के खिलाफ जंगल राज का बीजेपी का कार्ड चलेगा या फिर भारत माता की जय से विजय का सपना पूरा होगा। बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ आज हैं, लेकिन उसके पहले पूरे दिन की रिपोर्ट बिहार के चुनाव की आपको दिखा देते हैं। जंगल राज बनाने वालों के साथी, उनके करीबी चाहते क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। नरेंद्र मोदी। बिहार में अपने तीसरे दौर की चुनाव रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जंगल राज की यादें लौटा लाए। जंगल राज के खिलाफ अपने चुनावी नारे में उन्होंने राष्ट्रवाद का तड़का भी लगा दिया। छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लगभग हर रैली में 15 साल पहले के जंगल राज का कार्ड चला है। बिना नाम लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहा है। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। बिहार में कैंपेनिंग की शुरुआत जब हुई थी तो तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों के वादे ने सबसे ज्यादा जोर पकड़ा था। तेजस्वी अपने वादे पर टिके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इसके लिए विधायकों की सैलरी घटानी पड़ी तो घटा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जंगल राज को लेकर वार कर रहे हैं तो जवाब में तेजस्वी और उनके गठबंधन साथी राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि ऐसी सरकार बनाएंगे जहां सबकी सुनवाई होगी, जहां आम जनता की लूट नहीं होगी। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। बिहार का हर युवा जानता है कि नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर बिहार को लूटा है, बिहार के किसान को मारा है, पीटा है, कुचला है, बिहार के छोटे दुकानदारों को नष्ट किया है। और अब बिहार के युवाओं ने, बिहार के किसानों ने मन बना लिया है, गठबंधन को चुनाव जिताना है
और बिहार को बदलने का काम शुरू करना है। दोनों गठबंधनों की ओर से आम जनता को सुशासन का सपना दिखाया जा रहा है। वैसे बिहार 2 चरण के वोट डाल चुका है। आखिरी दौर में 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट पड़ेंगे। आज तक ब्यूरो। तो वोटिंग का आखिरी घंटा है। जिन्होंने वोट नहीं डाले वो अभी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबी लंबी लाइनें बिहार में पोलिंग बूथ पर अब भी लगी हुई हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम आ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। अजय आलोक हमारे साथ आ गए हैं, जेडीयू के नेता हैं। नवल किशोर हमारे साथ आ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। अरविंद वाजपेयी हमारे साथ आ गए हैं, वो एलजेपी के नेता हैं। और अभय दुबे हमारे साथ आ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय कुमार हमारे साथ लगातार बिहार के चुनाव में रहेंगे, चुनाव विश्लेषक। और आशुतोष हमारे साथ लगातार बिहार के चुनाव में रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं और आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहला सवाल सैयद जफर इस्लाम मेरा आपसे है। 15 साल की सरकार के बाद लोगों को यह बताइएगा पीएम के जरिए कि क्या क्या काम करवाए, या फिर यह कि कोई और आ जाएगा तो भारत माता की जय नहीं बोलने देगा। देखिए, सबको मालूम है कि पिछले 15 साल में जो विकास हुआ है, जो करप्शन कम हुआ है, जो क्राइम कम हुआ है, जिस तरह से लोगों को एक ऐसी जिंदगी मिली है जिसमें वो लोग बिल्कुल डर और भय खत्म हुआ है, लूटपाट खत्म हुआ है, डकैती खत्म हुआ है और प्रदेश का विकास हुआ है हर तरह से। चाहे स्कूल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज है, बजट बढ़ा है। 1990 से 2005 तक 23,000 करोड़ थे सिर्फ मात्र पूरे बिहार का बजट। आज देखिए 2,11,000 करोड़ है। आप इस तरह से देखिए, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे किसी सेक्टर में देखिए हमने बड़ा अच्छा काम किया है। आप देखिए जो हमारा 3% जो ग्रोथ था वो अब 11.3% है। आप देखिए अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें तो वो 17% है। अगर आप देखिए एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो उसी पर निर्भर करते थे, आज एग्रीकल्चर के अलावा 12% ग्रोथ है। तो प्रदेश में काम हुआ, एक ऐसी सरकार रही है जिसने प्रदेश हित में, प्रदेशवासियों के हित में काम किए। लेकिन ये सब बताने की जरूरत नहीं है रैली में, मतलब नहीं, पीएम को यही कहने की जरूरत है कि भारत माता की जय और जय श्री राम नहीं बोलने देंगे अगर इनकी सरकार आ गई तो। नहीं, ये भी जरूरी है कि जो देशभक्त नहीं है उनको एक्सपोज करना भी जरूरी है। देखिए रोहित जी, आप एक अफ्रीकन बहुत मशहूर जो है ऑथर ने लिखा था एक बार, मैं उसका लॉकर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने लिखा था, इससे पहले कि तुम्हारा देश पूरा मजबूत हो जाए, उसको पूरी दुनिया लोहा माने, उससे पहले आज अपने देश से प्यार करो। अफसोस की बात है, हमारा देश पूरी दुनिया लोहा मान रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने देश और अपने देश के इतने बड़े नहीं। तो ये जो बात उन्होंने कही या जिनके लिए आप कह रहे हैं देशभक्त नहीं है, वो कौन है? वो तेजस्वी यादव हैं देशभक्त नहीं है जो, या वो कांग्रेस पार्टी है जिनको आप पहले ही कहते हैं कि चौथे नंबर की पार्टी है, बिहार में कोई पूछता नहीं इनको? देखिए, दोनों पार्टियों में कोई कमी नहीं, इसीलिए तो दोनों साथ आए हैं। ये कहते थे लालू यादव चोर है करप्शन के, इसमें राहुल गांधी ने कितना ड्रामा किया था कि इन्हें जेल भेज दिया गया, अब इनसे कोई हमारा एसोसिएशन नहीं। आप देखिए वो उनकी करनी और कथनी में क्या फर्क है। सत्ता की लालच, सत्ता की मोह, इनको कोई भी काम करवाती है। आज ऐसी सरकार है जो कि इस सब चीज से हट के प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है। आज देखिए ना, आप तेजस्वी यादव की आप रैली में जाइए, लोग आने से नहीं, वहां एक महिला नहीं। क्यों? वहां महिलाएं इसलिए नहीं कि वहां पर जिस तरह के इनके जो गुंडागर्दी करने वाले लोग जो है उस पूरे इसमें वहां पर भीड़ लगाते हैं। ऐसे में यहाँ की जनता समझ रही है कि भाई ये नजारा दिखा दिया है लोगों ने, एक ट्रेलर दिखा दिया। ठीक है, चलिए अभय दुबे जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, फिर नवल किशोर और अजय आलोक के पास भी चलेंगे। बोलिए अभय दुबे। किशोर क्या जवाब देंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। इसके विक्टिम है। अरे पहले बोलने तो दीजिए दूसरे आदमी को, कि पहले तय कर लेंगे कि ये क्या जवाब देंगे। ऐसा मत कीजिए, बोलिए अभय जी। प्रधानमंत्री जी, हमारे लिए भारत माता की जय प्रगति स्थान में है। प्रधानमंत्री, आप किस मुंह से भारत माता की जय का नारा लगाती हैं जब युवाओं को बिहार में रोजगार कर दिए जाते हैं, मजदूर दर दर ठोकरें खाते हैं, किसान फसलों के दाम से वंचित कर दिए जाते हैं, 4 करोड़ 21 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए जाते हैं, बिहार के युवा शिक्षा के अधिकार आग में झोंक दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको तो अधिकार ही नहीं बोलने का। हमारे भारत माता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपको तो आपने कहा कि जय श्री राम का नारा नहीं लगाते, जनता को मालूम है। जफर इस्लाम प्लीज, जफर इस्लाम नहीं जफर इस्लाम, आप बोलते रहे वो सुनते रहे, अब बीच में नहीं, एक एक करके। प्रधानमंत्री जी, जय श्री राम, हमारे लिए जय श्री राम क्या है प्रधानमंत्री जी जानते हैं?
हमारे लिए जय श्री राम है। अरे अभय जी, दिक्कत तो यही है कि हर बार आपके ऊपर आरोप लगता है चुनाव में ही जय श्री राम करते हैं, और जब चुनाव नहीं होता तो कहते हैं कि राम तो कहानी की किताब में थे। फिर जी एक 10 हमारे लिए राम राज्य की अवधारणा है किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों को शिक्षा साफ, उद्योग की तरक्की, युवाओं की नौकरी, प्रधानमंत्री जी आज आपके प्रधानमंत्री आपकी बात से माफ कीजिएगा अभय जी, माफ कीजिएगा अभय जी, आपकी बात से जमाई आने लगी है एलजेपी के नेता को, देखिए तो आएगी अरविंद वाजपेयी जी, क्योंकि बिहार का हाल क्या किया है आप जानते हैं। 10 सेकंड में मैं बताता हूँ। 1.74 लाख लोग हैं बिहार में परिवार, उसमें से खुद जल संसाधन मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है बिहार में 1.88% को पाइप का पानी पहुंचाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने 60। चलिए आपकी आवाज थोड़ी दुरुस्त करनी पड़ेगी अभय जी, थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है, इसको दुरुस्त करते हैं। अजय आलोक क्या कह रहे हैं, सुनाई दिया आपको क्या बोला उन्होंने? क्योंकि वो जवाबदेही सरकार की है, नीतीश कुमार की है, जो 15 साल के बाद फिर से जनता के बीच में है कि भाई हमको सीएम बनाइए। तो गलत क्या बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई 15 वर्ष हमने काम किए हैं, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आता है ये जय श्री राम और भारत माता की जय सुनते हुए कांग्रेस बिदकती क्यों है? आरजेडी साथ में क्यों आ जाती है? भाई जय श्री राम आप भी बोलिए ना, भारत माता की जय आप भी बोलिए, उसमें बिदकने की क्या जरूरत है? मुंगेरी लाल और आप ही के सहयोगी कितनी बार, कितनी जगह, कितनी राज्यों में कह चुके हैं कि जय श्री राम का नारा नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो आप अपने मंसूबों को तो खुद ही जाहिर कर देते हैं। जहां तक रही हमारी बात, तो हमने तो 15 साल में क्या किया है वो रोड पे दिखता है, जमीन पे दिखता है। हमें उसी की बात हम याद दिला रहे हैं कि 15 साल पहले का बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है। और आज के वोटिंग के देखने के बाद और अभी रिपोर्ट्स वगैरह लेने के बाद अभी से इतनी बदहवासी हो रही है, तो 10 तारीख को क्या होगा आगे उसकी चिंता कीजिए। हमारा मूल मंत्र एक ही है कि बिहार को आगे बढ़ते रहना है और बिहार आगे बढ़ते रहेगा। और बाकी जो आप लोग का काम है अपना काम कीजिए, पत्थर उत्थर चलाइए, कोई वोट ना दे तो उसको पिटाई कर दीजिए, महिला को भी पीट दीजिए, ये सब करते रहिए आप। ये सब आप लोग का काम है, ये आप लोग को मुबारक। कांग्रेस और आरजेडी अपनी संस्कृति बदल नहीं सकती है, क्योंकि आकृति और संस्कृति दोनों कभी नहीं बदलती है, वो वही रहती है। तो ठीक है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। बिहार की जनता तो तय कर ही चुकी है, आज फाइनल मोहर लगी गई है, ताबूत का अंतिम कील 7 तारीख को ठोक देंगे। पत्थर चला रहे नवल जी, ये क्या बोले? पत्थर चला रहे हैं क्या? नहीं, कह रहे हैं आप लोगों का काम है पत्थर चलाना, चलाइए पत्थर, हम लोगों को स्वीकार है। आपने शायद सुन लिया होगा। देखिए जब नेता किसी चुनावी सभा में भाषण देते हैं या अपनी बात कहते हैं, तो ये संबंध नेता और सुनने वालों में है। जो लोग सुनने आए हैं, अगर उनको जो जिस उम्मीद के साथ सुनने आए हैं, अगर उनको ठीक नहीं लगा होगा तो व्यवहार किए होंगे। इसमें हम और आप कैसे जिम्मेदार हैं? जो नेता छपरा में भी वही बात बोलता है, मोतिहारी में भी वही बात बोलता है, कटिहार में भी वही बात बोलता है, जंगल राज, डबल युवराज, ये सब चीज बोलने से फुर्सत ही नहीं, तो प्राथमिकता तय करता है ना कि नेतृत्व का प्राथमिकता क्या है। हमारी प्राथमिकता जो है, हम बोल रहे हैं, हमारे नेता बोल रहे हैं कि हमारे लिए कमाई जरूरी है, हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है, हमारे लिए सिंचाई जरूरी है, हमारे लिए दवाई जरूरी है, और हमारे लिए सुनवाई और कार्रवाई भी जरूरी है। और इन मुद्दों पे हम काम करने के लिए अपने दृष्टि को जनता के बीच में रख रहे हैं, और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब उस जनता में कौन आ रहा है? आपको लगता है कि जब भीड़ आती है तो आप देखते हैं उसमें महिला और पुरुष देखते हैं, जब भीड़ आती है तो उसमें जाति खोजते हैं कि इसमें हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, यादव कौन है, राजपूत कौन है। देखिए, लोकतंत्र एक बहुत बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा पर्व है, और इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नेता और जनता के बीच में आप कौन होते हैं तय करने वाले कि नेता और जनता के बीच में जो संबंध होता है उसके लिए कोई और क्यों जिम्मेदार है? जो आप अपनी बात कह रहे हैं, लोग उम्मीद कर रहा है कि 15 साल में आपने क्या किया है। इसके पहले का इतिहास अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो जनता तय कर चुकी है कि आपको इतिहास के पन्नों में सिमट के रख देंगे। और यही अगर आपकी इच्छा है, अंतिम इच्छा है, तो आप करते रहिए। हम तो सिर्फ मुद्दे पे बात करेंगे, और हम बोल रहे हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो देंगे, हमें जनता एक मौका देगी और हम उसको ये करके दिखाएंगे। हमने पहले भी जिस मुद्दे पे बोला था कि सामाजिक न्याय, जो समाज में ऊंच नीच है, जो समाज में दूरियां है, जो समाज में उस बनावट है जिसको पसंद नहीं करता है लोग,
वैसे बनावट को तोड़ेंगे और एक नया समाज तैयार करेंगे। वो हमने दिया 15 साल में, वो आपको दिखा होगा। सामाजिक न्याय आज भी एक चर्चा होती है तो पहला लाइन में लालू यादव आते हैं, इसको कोई दो राय नहीं है, आप भी मानते हैं। आज हम कह रहे हैं कि उसके बाद सोशल डेवलपमेंट के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, आपको 15 साल मौका मिला। आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर किया होता तो बेरोजगारी क्यों होता, लोग गरीब क्यों होते, कुपोषण क्यों होता। आपके ही अपने रिपोर्ट नीति आयोग की है, वो आपको सब मुद्दे पे आपको फिसड्डी क्यों करती। एनसीआरबी का पिछले 3 साल का जो डेटा है उसमें जंगल राज नहीं होता है, आइटम वाइज उसमें क्राइम के कैटेगरी होते हैं, उसमें आप कहाँ पीछे हैं और कहाँ आगे हैं, ये तो पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, चलिए अजय आलोक जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। बताइए अपनी बात। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं आपकी बात। अजय जी जवाब दीजिए, फिर वाजपेयी जी के पास जाऊं। नहीं, देखिए ये सही बात बोल रहे हैं कि लालू यादव सामाजिक न्याय की बात कीजिए तो लालू यादव सबसे पहले आते हैं। हाँ, इनके पोस्टर से जरूर गायब हो जाते हैं लालू यादव, राबड़ी दी, चाहे मीसा भारती जो भी हो, खैर वो इनका आंतरिक विषय, उसमें मैं क्या बोलूं। जहां तक रही एनसीआरबी की बात, तो ये जग जाहिर है, पब्लिक डोमेन में है, गूगल खोल के देखिए। 23वें नंबर पे बिहार में है। आपके तेजस्वी यादव सफेद झूठ बोलते हैं। 46.8% बेरोजगारी का आंकड़ा मार्च में था, वो आज नवंबर में बोलते हैं कि 46.8% बेरोजगारी क्यों है और आप समर्थन करते हैं, तो आप सफेद झूठ बोलते हैं। आज की तारीख में बिहार में बेरोजगारी का आंकड़ा 9.8% आ गया है। CMEI का डेटा है, चेक कीजिए। आपके तेजस्वी यादव और इसलिए झूठ बोलते हैं जो कि आज हमने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन की है, उन्होंने एफिडेविट गलत दिया हुआ है। 32 संपत्ति के मालिक 2 कट्ठा, 1.5 कट्ठा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा जितनी जमीनें थी, उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के, और ये सब डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा हैं, और उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। और आज बिहार इलेक्शन कमीशन ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली को भेजा है। अब उस पर क्या निर्णय करेगा इलेक्शन कमीशन, ये फिर एक इलेक्शन कमीशन का मामला है, उसकी जवाब की तैयारी अभी कर लीजिए। हमने क्या किया बिहार में, वो जनता को दिखता है कि भय मुक्त बिहार बनाया है। आप क्या कर रहे हैं, आज सुबह पोलिंग होती है, आपको वोट नहीं पड़ता है, आपके समर्थक पीट देते हैं, पुलिस में FIR प्राथमिकी दर्ज की जाती है, एक गिरफ्तार हो जाता है आरजेडी का समर्थक, बाकी 3 गायब है। कोई आपको वोट नहीं देगा तो आप मारेंगे। नीतीश कुमार की सभा में 10,000 15,000 की सभा में आपके 6-7 आदमी आके पत्थर चलाते हैं, उसको आप कहते हैं भीड़ और नेता का संबंध है। आप ये जानते हैं कि अगर वो भीड़ उग्र हो गई तो वो 6-7 के साथ कुछ भी हो सकता है, और तब इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार पे आप डालेंगे। इसलिए नीतीश जी कहते हैं कोई कुछ नहीं करेगा, इनको वापस आप भेज दीजिए। उस पर आपकी कोई जवाब नहीं होती है। ठीक है, आप लोग लॉ ऑफ लैंड पे चल क्यों नहीं सकते हैं, दिक्कत क्या है? ठीक है, ओके। नवल जी जवाब दे रहे हैं, दे लीजिए, फिर वाजपेयी जी वेट कर रहे हैं बहुत देर से, जल्दी से। बिल्कुल, देखिए इन सारी कहानी का कोई मतलब नहीं है। जब नीतीश कुमार अपना खुद भाषा का विमर्श हो देते हैं, जब बात करते हैं जनता से, तो वहाँ पर उनको बाप याद आता है, वहाँ पर जेल याद आता है। जो 4.5 लाख रिक्तियां हैं उस पर जवाब नहीं देते हैं कि रिक्तियां है या नहीं। अगर नहीं है तो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में क्यों चर्चा किया कि 4 लाख रिक्तियां हैं और इसको हम भरेंगे। अगर हम गलत होते तो वो भी गलत है, अगर वो गलत है तो उनके विषय में क्यों नहीं सवाल पूछते हैं। अगर इस तरह की बात वो करेंगे तो जनता जानती है। आप इलेक्शन कमीशन घूमते रहेंगे तो सारे संस्थाओं के पास जाइए, लेकिन उनको अपना काम करने दीजिए। आप मत समझिए कि हम ही उन सबके इंचार्ज हैं। अगर ये आप समझते हैं और आपको अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत होती तो आप सृजन और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप पे भी बात करते। 7 घोटाले जिसमें 33 का प्रधानमंत्री चर्चा किए थे, उसके बाद 27 होते उस पर चर्चा करते। जो बड़े बड़े पुल गिर गए, जो तटबंध टूट गए, जो शराब चूहे पी गए, उस पर भी कुछ बात बोलते। अरे आलोक जी, आपसे बात करने में तब ठीक रहता है ना जब आप पॉइंट पे बात करते हैं। आप इधर उधर भागते हैं जैसे आपके नेता भागते हैं और जैसे आप मुद्दों को छोड़कर भागते हैं। ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी, जंगल राज का कार्ड चलेगा या जॉब का? देखिए, ऐसा आज प्रधानमंत्री के भाषण में विरोधियों के साथ साथ नीतीश कुमार पे भी तंज है। नीतीश कुमार 370 अपोज करते थे, नीतीश कुमार राम मंदिर अपोज करते थे। क्या हुआ? प्रधानमंत्री का 2015 का बयान आपको याद होगा, नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। नीतीश बाबू, आपका अहंकार बिहार को तबाह करके रख देगा। उन्होंने आज ये भी कहा है कि अहंकार डूब रहा है। तो ये समझ लीजिए, जो बात हम कह रहे हैं वही बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। नीतीश कुमार को जाना होगा। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कितने साल में डिग्री होती है ग्रेजुएशन की? वाजपेयी जी बैठे हुए हैं जेडीयू के। वाजपेयी जी, 6 साल में आवाज में दिक्कत आ रही है, विकास है। थोड़ा माइक ठीक करना पड़ेगा, आंकड़े बताने से तो नहीं चलेगा, माइक दुरुस्त करना पड़ेगा। थोड़ा वापस आता हूँ आपके पास, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है। जफर इस्लाम भी जवाब देना चाह रहे हैं और साथ ही जवाब देना चाह रहे हैं अभय दुबे भी। लेकिन आशुतोष, पहले मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूं। ये जो कोशिश कर रहे हैं
एलजेपी के नेता कि भाई बीच में से कहीं थोड़ा सा एक माहौल अपने पक्ष में कर लिया जाए और उसके बाद तय करेंगे। बहुत से समर्थक इनके लिखते हैं बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी। ये चीजें जा किस दिशा में रही है बिहार में? नहीं, वाजपेयी जी को खुद ही नहीं पता कि वो एनडीए में है या एनडीए में नहीं है। आप एलजेपी के बारे में अगर आप देखें तो बीजेपी कह रही है आप एनडीए में नहीं हो, और लेकिन वो कहते हैं मैं सीने में भगवान हनुमान जी को लेके घूम रहा हूं, मोदी जी को लेके घूम रहा हूं। तो मुझे लगता है कि पूरी एक मिली भगत, पूरी खेल बीजेपी और एलजेपी के बीच में है और ये लोग मिलकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं। अन्यथा एक फोन कॉल अगर मोदी जी का चला जाए या अमित शाह का चला जाए, नड्डा का चला जाए, चिराग पासवान के पास, उसके बाद चिराग पासवान और एलजेपी कहीं भी किसी भी तरीके से वो नीतीश के खिलाफ एक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगी। देखिए, ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये पूरी लड़ाई इस बात को लेकर ये है कि इस वक्त बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार कमजोर होते हैं, जनता दल यूनाइटेड अगर कमजोर होती, तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। जब तक वहां पर नीतीश कुमार मजबूत हैं, जब तक जेडीयू मौजूद है, आने वाले दिन जब आप कहते हैं तो कब? बीजेपी नहीं, जब आप कहते हैं आने वाले दिन तो कब कहते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि हो सकता है इस चुनाव में, हो सकता है इस चुनाव के बाद। कोई भी पार्टी किसी भी रीजनल पार्टी को लेकर लंबे समय तक नहीं चल सकती लेकिन है। कोई भी पार्टी लोकसभा चुनाव के या उत्तर प्रदेश के चुनाव के एन पहले बिहार जैसा राज्य गवा के एक ऐसा मैसेज क्यों देना चाहेगी कि हमारी जमीन खिसक रही है? राजनीति में कभी कभी आपको 2 कदम आगे का खेल खेलना पड़ता है। इसलिए खेलना पड़ता है क्योंकि उत्तर भारत में बिहार अकेली जगह है जहां बीजेपी अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई। बगल में उत्तर प्रदेश है जहां अपने बल पर सरकार बनाई उसने, और वो 15 साल से लगातार आप नीतीश कुमार को क्यों झेलेंगे? जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, उसके बाद संजय कुमार से इस पे कमेंट लेते हैं ना, वो थोड़ा गणित बता पाएंगे उसका। बोले जफर इस्लाम। बहुत संक्षेप में। नहीं, आशुतोष जी कह रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं चिराग पासवान के बारे में, कह रहे हैं कि 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है और उसके बाद पीछे लेना पड़ता है। इन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाया था, खुद का एक्सपीरियंस है, कितने कदम पीछे लेने पड़े देख लीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई टीका टिप्पणी पर्सनल करूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी बिल्कुल एनडीए के बाहर है। ये यहाँ पर सिर्फ 4 हमारे घटक दल है और 4 घटक दल का नाम आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आप वाजपेयी जी जिस तरह से बोल रहे हैं, वाजपेयी जी का खुद का वीडियो निकाल के देखिए, तारीफ के पुल बांध के रखते थे वो नीतीश कुमार के बारे में। आज कहने में घबरा रहे हैं, ठीक है, इनको प्रेशर है इनके अपने सीनियर लीडर का, इसलिए मजबूरन इनको कहना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि नीतीश कुमार की तारीफ ये भी करते थे। और मैं आपको कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूँ, चूंकि जनता दल आरजेडी के जो नेता है वो कह रहे थे कि बिहार में क्या हुआ। अरे भैया, बिहार में तुमने चोरी छोड़ा तो देखो बिहार का विकास हुआ है। आपने डकैती छोड़ा, आपने रंगदारी छोड़ा तो बिहार का विकास हुआ है। जो पर कैपिटा इनकम है वो देखना चाहिए कि बिहार में कैसे लोगों की क्या आमदनी बढ़ी करी। 8,000 रुपया छोड़ा था आपने, अभी 44,000 रुपया है पर कैपिटा इनकम। क्या ये विकास नहीं है? क्या आपको पता है बिजली घर तक नहीं पहुंचती थी? मैं भी बिहार का आम निवासी हूँ और अनडिवाइडेड बिहार का, देखते थे डिबरी जैसा बल्ब जलता रहता था, इसलिए कि लोड शेडिंग है। 22% बिजली उत्पादन है, आज 100% है। ये आपको विकास नहीं दिखता? आराम से घर में बिजली के घर में रहते हो नवल किशोर जी, ये दिखता है कि विकास है कि नहीं? नवल किशोर जी से पहले आशुतोष जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। 22% लगते थे। नहीं, मुझे लगता है आप नवल किशोर जी को सवाल कर रहे हैं, उसके पहले आशुतोष जवाब दे रहे हैं आपकी बात। जफर इस्लाम के पास जो आंकड़े हैं उनको मैं ये बता दूं, पर कैपिटा इनकम की जो बात आप कर रहे हैं वो बिहार के अंदर ऑल इंडिया एवरेज का 1/3 है। पर कैपिटा जीडीपी बिहार के अंदर 48,000 है और ऑल इंडिया है 1.49। ये बिहार का विकास है। अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो 30,000 है और ऑल इंडिया फिगर 1.2 लाख है। तो अगर आप पूरा सच बताइए ना, आप पूरा सच बताइए, पिछले 15 सालों के अंदर बांग्लादेश कहां से निकलकर कहां पहुंच गया, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, आप बिहार को क्यों नहीं बना पाए? 8,000 से बढ़ के इतना हुआ है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं आशुतोष जी, आप एप्पल से एप्पल को कंपेयर करेंगे इस प्रदेश का विकास। मैं कहता हूं आप पर कैपिटा इनकम पर पूरा सच क्यों नहीं बताते हैं? आप कैसे पर कैपिटा इनकम बिहार के अंदर 1/3 है पूरा ऑल इंडिया एवरेज का। संजय जी कुछ कह रहे हैं, संजय जी कुछ कह रहे हैं। करने के लिए आप ऑरेंज से ऑरेंज को कंपेयर करेंगे। आमतौर पर मैं आंकड़ों का सहारा लेता हूँ। जफर साहब, संजय जी भी कुछ कह रहे हैं। संजय जी बिहार से आते हैं ना, आप भी? हाँ, बिहार से आते हैं। सुनिए इनकी बात। मैं कह रहा हूँ आमतौर पर मैं आंकड़ों का सहारा लेता हूँ किसी भी चीज को स्पष्ट करने के लिए या किसी भी चीज पर वक्तव्य देने के लिए। बट जिस बात की बहस अभी छिड़ी हुई है, जीडीपी ग्रोथ रेट, और मुझे लगता है इसके बारे में मैं आंकड़ों का सहारा नहीं लेता। आप जाइए कॉमन आदमी से पूछिए कि उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या पहले से बेहतर है, और तब आपको साफ पता चल जाता है। ये आंकड़े उसे, जब वो सामान खरीदने जाता है, जब वो एक तरह से दूध, सब्जी, फल, जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, जब वो खरीदने जाता है तो वो आंकड़े नहीं बताता दुकानदार को। ये नहीं कहता कि भाई ग्रोथ रेट तो ऊपर है तो चीजें महंगी क्यों हैं।
तो मुझे लगता है इन आंकड़ों के जुमलेबाजी में अगर हम किनारे रख दें और किसी आम आदमी से पूछे, बड़ी संख्या में बिहार में लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, सिर्फ बिहार में ही क्यों, अलग अलग राज्यों में। आप पिछले कुछ दिन पहले अखबार की खबर देखिए, जो एसेंशियल कमोडिटीज के दाम एक साल में कितने बढ़े हैं। ठीक है, क्या ये चुनाव के मुद्दे हैं या भारत माता की जय, जय श्री राम, जंगल राज, रंगदारी, रंगबाजी जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, या फिर 10 लाख नौकरी दे देंगे, पहला फैसला करेंगे जब साइन करेंगे पहला तो एक बार में 10 लाख नौकरी हो जाएगी, इस पर वोट पड़ रहा बिहार में। देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी की ही सारी रिपोर्ट जो बिहार के लिए अभी जारी की है 19-20 में, उसी का जिक्र करूंगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बोलती है कि जो पुराने समय में 1 लाख अपराध हुआ करते थे एक साल में, वो 2,69,000 हो गए, 140% बढ़ गए। 8,000% बच्चों का अपहरण बिहार में बढ़ गया। तो फिर जंगल राज कौन सा हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्रधानमंत्री जी खुद जो नीति आयोग के चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बदतर स्थिति बिहार की। वो कहते हैं 4,21,00,000 लोग, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग बिहार में रहते हैं। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एनजीटी ने अभी अपना निर्णय दिया है कि बिहार में कचरे को लेकर आपात स्थिति निर्मित हो गई है। एक वाटर मिनिस्ट्री ने यूके की एक संस्था से अभी सर्वे कराया, आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 10 जिले ऐसे हैं, 273 सैंपल लिए थे जहां पर यूरेनियम इतनी मात्रा में है कि पीने से बिहार के नागरिकों को कैंसर हो जाएगा। फ्लोराइड और आर्सेनिक से 10-10 जिले प्रभावित हैं। 40% बिहार का पानी में कंटेमिनेशन है। 1.88% लोगों को सिर्फ पीने का पानी पहुंचा पाए हैं। 48% बच्चे कुपोषण का बिहार में शिकार हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। 60.3% महिलाएं एनीमिक है। जो फोलिक एसिड दी जाती है महिलाओं को गर्भ के दौरान, वो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 3%। अभय जी, क्या मैं जवाब दे दूं? जवाब दे दूं? इंडिकेटर बताए मुझे। अभय जी, कह रहे थे संजय जी, आपकी बात का अजय जी जवाब देंगे, लेकिन आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है, आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि धरती पे कहीं नर्क है तो यही है बिहार में। ये मोदी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको चुनौती देता हूँ, 20 ऐसी रिपोर्ट्स में प्रस्तुत कर सकता हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है यहाँ लगातार। पंजाब पे रिपोर्ट्स देखते हैं कि नहीं आप, कि वहाँ पानी का लेवल कैसा है, वहाँ कितना कंटेमिनेटेड है, वहाँ पानी में इस तरीके की चीजें हैं कि नहीं है? पूछ रहा हूँ केवल आपसे, हो सकता है ना देखते हो अभी। इससे ज्यादा रंगदारी, रंगबाजी और की माता दुर्गा के भक्तों पर खुलेआम गोलियां चलाएं, नरसंहार कर दिया बिहार में। चलिए अभी अजय आलोक जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं, बोलिए अजय आलोक। चलिए ठीक है, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक बोलिए। ये कांग्रेसी एक तो प्रवासी पक्षी की तरह बिहार में आ गए चुनाव के समय, अब पता नहीं कहां से चुप चुप के फर्जी डेटा लेके आए हैं कि 8,000 प्रतिदिन किडनैपिंग और पता नहीं क्या क्या। अच्छा एक मिनट सुनिए ना, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। आपके एक एमएलए साहब थे, आपके एक एमएलए साहब इस बार भी चुनाव लड़े, अवधेश कुमार सिंह। सुनिए ना, अरे पूरी बात तो सुनिए, आप बीच में बोलिएगा। अभय जी वो बीच में नहीं बोल रहे थे आपके, बोलिएगा तो सुनिएगा। अभय जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आपने पूरा डेटा दिया, उन्होंने सुना, अब उनका जवाब सुनना चाहिए, फिर नवल जी के पास जाऊंगा। बोलिए अजय आलोक। बिहार का पानी इतना खराब है अभय जी, तो आपके एक एमएलए हैं वजीरगंज के अवधेश कुमार सिंह, 2015 से 17 में आप जब हमारे साथ सरकार में थे तो पीएचईडी के मंत्री वही थे। उस वक्त उनको बिहार के पानी में आर्सेनिक नहीं दिखता था, या यूरेनियम नहीं दिखता था, या प्लूटोनियम नहीं दिखता था। आपके हिसाब से कहां से फर्जी डेटा लेके आते हैं आप लोग? फर्जी नहीं, मोदी खाली झूठ बोलना संगति का असर हो गया क्या? अवधेश सिंह से पूछिए ना, मंत्री थे वो पीएचडी के, कांग्रेस की जिम्मे में था। क्या किया 18 महीने आप लोगों ने? कोई काम नहीं किया, मुख्यमंत्री को नहीं बताया आपने, और आज अभय दुबे प्रवासी पक्षी की तरह आके यहाँ पे भजन गा रहे हैं। एक एक बोल लीजिए ना, झूठ बोलना, एक एक करके बोल लीजिए ना, केवल इतना ही तो निवेदन कर रहा हूँ, एक एक करके बोल लीजिए। अभय जी अच्छा लगता है क्या? नहीं अभय जी प्लीज, पहले अभय जी एक मेरी बात सुनिए। आपने बोला अभय जी, उन्होंने सुना कि नहीं सुना? हाँ या ना बोलिए। आपने सारे आंकड़े रखे, उन्होंने सुने ना, तो उनकी बात भी सुन लीजिए। आपको पसंद नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है कि आप दोनों बैठे इसलिए कि एक दूसरे की बात को नापसंद करना है, लेकिन अपनी अपनी बारी में नापसंद कर लीजिए ना। अभी नवल जी के पास जाऊंगा। अभय जी रुकिए, वो आपके गठबंधन पार्टनर हैं और बड़े पार्टनर हैं। पहले नवल जी बोलेंगे, फिर आऊंगा आपके पास। अभय जी प्लीज बोलिए, अजय जी पूरा कीजिए बात को। मैं वही कह रहा हूँ कि ये फर्जी आंकड़े लेके सिर्फ झूठ बोलने से झूठ की गगड़ी नहीं चलती है ना। बिहार में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ होता दिखना है जी, तो पटना में मत रहिए,
थोड़ा पटना से किशनगंज तक जाइए, 4 घंटे में चले जाएंगे, और वहां के घर में रहिए, 24 घंटे बिजली मिलेगी, और पानी देखिए, पानी भी मिलेगा। 10 जिले जिस आर्सेनिक का फ्लोराइड की आप बात कर रहे हैं, वहां पे फिल्टर प्लांट लगाया गया, जरा उसको भी चेक कर लीजिए। और ये बात आप अवधेश सिंह, जो आपके मंत्री थे, PhD मंत्री, जो उनके जिम्मे जल था पूरा, उनसे पूछते हैं उनको उन्होंने क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को बताया तब। 2015 से 17 हमारे साथ सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने के लिए था। ठीक है, अरे नवल जी बता रहे हैं। नहीं बोलिए जितना बच्चे लोग को। नवल जी से पूछते हैं, नवल जी नहीं बोलिए जितना जितना बिहार में, जितना भाई जी बता रहे हैं। देखिए, वो तो सारा रिपोर्ट है और रिपोर्ट उन्होंने बताया है, तो कम से कम जितना दर्जा और जितना मान अजय जी को दे रहे हैं, जफर भाई को दे रहे हैं, उतना इनको भी दे लीजिए। मैं आपको भी दे रहा हूँ, मैं चेक करके अजय जी को तो बता आपको भी दे रहा हूँ। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, क्या इतना गंदा है बिहार में? क्या इतना गंदा है जितना आपके गठबंधन पार्टनर बता रहे हैं? नहीं, नीति आयोग का रिपोर्ट गलत है क्या, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं? वो तो हम नहीं बनाया है ना, विपक्ष नहीं बनाया है। वो बात रहने दीजिए। जो जफर भाई कह रहे हैं कि 2005 में जो था वो आज बढ़ के 43,000 हो गया, उनसे पूछेंगे जिसकी तनख्वाह 2005 में थी, या जो मकान 2005 में 10 लाख में मिलता था, 1 करोड़ का है कि नहीं? आप किस तरह आप करें एप्पल और ऑरेंज में कंपेयर नहीं किया, आप तो खुद ही उस तरह का कंपेरिजन कर रहे हैं। बात ये नहीं है, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो कंटेम्पररी संदर्भ में कीजिए ना। अभी के समकालीन परिप्रेक्ष्य में देखिए कि बिहार कहाँ पे है, महाराष्ट्र की तुलना में, साउथ इंडियन स्टेट की तुलना में, नॉर्थ इंडियन, आप उसमें तुलना करके देखिए कि आप कहाँ तक ले गए। आपको 15 साल मौका मिला है, बिहार की जनता ने आपको मौका दिया, भरपूर मौका दिया है, समर्थन में कोई कमी नहीं दिया है, लेकिन आरजेडी को निरंतर विपक्ष में और मुख्य विपक्षी दल में रखा है। आज भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बिहार में, ये आप इसको झुठला नहीं सकते। और बिहार की जनता आज बदलाव चाहती है, और बदलाव क्यों चाहती है? बदलाव आपके परफॉर्मेंस के आधार पे है। 15 साल में आपका रहा है, और आप उसके पहले का बात याद दिलाएं, लेकिन जनता अभी के हिसाब से आकलन करके और मन बदलने का, परिवर्तन करने का निर्णय ले चुका है। ओके, अब जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। आपने जो सवाल उठाया, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं, बोलिए जफर इस्लाम। देखिए इन्होंने बात की 2005 से 2015 के बीच की बात जो हम कर रहे हैं, भाई उससे पहले जो आपने जितना गंदगी मचा के रखी थी, जितना प्रदेश को घाटा पहुंचाया था, उसकी भरपाई भी हमने की है। और उसका अगर उस वक्त का फिस्कल डेफिसिट देखिए और आज का देखिए तो उससे समझ में आएगा कि कितनी भरपाई इस सरकार को करनी पड़ी। कम से कम आंकड़े पड़ जाएंगे। दूसरी बात में आपने 15 साल में क्या किया? मान लीजिए कि आप 15 साल में क्या किया? देखिए रोहित जी मैंने बीच में नहीं बोला ये देखिए भैया, ये बिहार में यही दिक्कत है। बिहार में फिर इस तरह से उत्तेजित मत होइए, मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक और हकीकत बता रहा हूँ। सुन लीजिए एक और हकीकत, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे नेवल जी सुन लीजिए। रोहित जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नवल जी बस नवल जी रुकिए ना, बात तो पूरा करने दीजिए। जो है उन्होंने बजट का तो मुताला किया नहीं, बजट का इवैल्यूएशन नहीं किया। मैं 50 क्वेश्चन डाल दूं उन पे, उसका जवाब नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने 10 लाख जो बोली, 10 लाख में 1 नौकरी। अच्छा ठीक है, चलिए ओके। अब मैं जरा आशुतोष और संजय जी से कमेंट करें। रुकिए, वाजपेयी जी रह गए, वाजपेयी जी की आवाज पहले गड़बड़ा गई थी। वाजपेयी जी एक सेकंड, अभय जी प्लीज, अरविंद वाजपेयी रह गए ना, देखिए प्लीज अभय जी, अरविंद वाजपेयी रह गए, जरा वो अपनी बात कह लें। वाजपेयी जी बोलिए। वाजपेयी जी जरा पुरानी बात। मैं ये कह रहा हूं, अभी 3 दिन पहले रेड पड़ी है और उस रेड में 3 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। वो ठेकेदार जो है वो 7 निश्चय का काम करता है, टंकी लगाता है, पाइप बिछाता है। तो उसमें जो करप्शन है, 7 निश्चय किसका कार्यक्रम है? वो तो नीतीश बाबू ताल ठोक के कहते हैं हमारा कार्यक्रम है, तो उसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं? और बीजेपी तो 0 टॉलरेंस होती थी करप्शन के लिए, इस पे नहीं बोलेगी बीजेपी। या नीतीश कुमार टॉलरेंस कर रहे हैं करप्शन? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराते, जांच क्यों नहीं कराते? कहीं नहीं है, चलेगा। और क्यों चाहिए इनको 5 साल? और एक बात बताइए, नहीं 5 साल क्यों चाहिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। क्या नीतीश कुमार के अलावा भारत की धरती पर कोई उसका विकास नहीं कर पाएगा क्या? 15 साल आपको दे दिए, 15 साल में आपने कहाँ पहुंचाया वो सबको पता चल रहा है। तो बाकी लोगों को क्या है? हमारे पास विजन नहीं है।
बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का बीजेपी की सेंट्रल की जो योजनाएं हैं सिर्फ वही काम हुआ है और उसमें भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। कुछ और है, इन्हें झूठ बोलना पड़ रहा है। अरे मजबूरी काहे की है? पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा एक सेकंड, चलिए कोई नहीं है हमारी। ठीक है, यहाँ मैं आ रहा हूँ आशुतोष संजय जी के पास। एक सेकंड, चलिए ठीक है। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके पहले संजय जी, संजय जी 15 साल बनाम 15 साल। एक सेकंड, ओके वाजपेयी जी हो गया। अजय आलोक बोल लीजिए फटाफट, छोटा सा 10 सेकंड है केवल, फिर संजय जी कमेंट दे रहे हैं, जल्दी अजय आलोक। मैं आरजेडी और कांग्रेस से बस यही बात पूछना चाह रहा हूं जो अभी नवल जी ने कहा कि 10 लाख की जमीन आज 1 करोड़ में हो गई। ये कैसे होती है? अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहेगा तो क्या 10 लाख की जमीन 1 करोड़ की हो सकती है? क्या विकास नहीं होगा तो क्या 10 लाख की जमीन 1 करोड़ की हो सकती है? मैं आपकी बात कह रहा हूँ। चलिए आप लोग हंस रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहेगा तो फ्री में भी हो जाएगी 10। संजय जी आप खुद बिहार से आते हैं, 15 साल बनाम 15 साल, क्या पिछले 15 साल में आपको लगता है बिहार की तस्वीर बदली है? बिल्कुल, कोई भी रहता तो बदल जाती, ऑटो पायलट था। नहीं, मैं नहीं मानता कि 15 साल में बिहार की तस्वीर नहीं बदली है। बिहार में 15 साल में बिहार की तस्वीर बदली है, कुछ मायनों में निश्चित बदली है, जिस बात का जिक्र बार बार होता है। अगर आप सड़क की बात करें तो निश्चित रूप से इस मायने में तस्वीर बदली है, बिजली की बात करें इस मायने में भी तस्वीर बदली है, लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से पहले बहुत सुधार है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर कि कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, जिसमें हम शिक्षा की बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, एक आध चीजों की और भी गिनती की जा सकती है। लेकिन कहते हैं कि आधी चीजों में बहुत सुधार हुआ है और आधी चीजों में कोई खास सुधार देखने को नहीं। आशुतोष जी आपका कमेंट जल्दी से। नहीं देखिए, मेरा अपना मानना है कि 2005 से लेकर 2020 तक सिर्फ बिहार के अंदर नहीं बल्कि बाकी राज्यों के अंदर भी जबरदस्त वहां पे बदलाव देखने को मिला, सुधार देखने को मिला। दिक्कत क्या है कि 2015 से मतलब आप ये कह रहे हैं सीएम कोई भी रहता ये बेहतरी हो ही जाती, आप देखिए सड़कें अपने आप बन जाती, बिजली अपने आप आ जाती, हाईवेज की स्थिति देख लीजिए, मेडिकल की स्थिति देख लीजिए। हिंदुस्तान की जीडीपी 2003 से लेकर 2011 तक 8-9% पे लगातार रही है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी के रहते हुए पूरे बिहार के अंदर अर्बनाइजेशन कितना है? 11%। ऑल इंडिया फिगर कितना है? 30%। जीडीपी में इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन कितना है? आपका 19% है, सिर्फ 19%। ऑल इंडिया में कितना है? 30% है। झारखंड का कंट्रीब्यूशन कितना? 37% है। तो ये अगर आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी अगर एग्रीकल्चर बेस होगी, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेंगे और फिर कहेंगे कि आपने बिहार का विकास कर दिया, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि बिहार के अंदर इंडस्ट्री क्यों नहीं है। क्योंकि बिहार के अंदर लेबर कॉस्ट हिंदुस्तान के अंदर सबसे सस्ती होनी चाहिए, वहां से लेबर को बाहर जाना नहीं चाहिए, इसलिए जाते हैं क्योंकि आप इंडस्ट्री लेकर नहीं आए, आप एंटी इंडस्ट्री है बेसिकली। संजय जी बोल रहे हैं कुछ। मैं कह रहा हूं इंडस्ट्री एक विकास का पैमाना है, बहुत बड़ा पैमाना है। लेकिन क्या अगर सड़कों का निर्माण हुआ, क्या गांव-गांव तक पानी पहुंच गया, गांव-गांव तक बिजली चली गई, तो हम इसको विकास नहीं मानेंगे? क्या ये कोई पैरामीटर नहीं है कि हम माने कि इससे विकास हुआ है? मैं अपनी बात बताता हूं, पटना से हमारे गांव जाने में अगर आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो तकरीबन 5 घंटे लग जाते थे। आज वो 1.5 घंटे में पहुंचते हैं। हमें साफ दिखाई पड़ता है कि ये विकास है। पहले हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, आज गांव जाते हैं तो 20 घंटे बिजली है वहां पर। मैं मानता हूं ये सब भी पैमाने हैं विकास के। ये जरूर है जिस बात का जिक्र आशुतोष जी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं लगी, निश्चित रूप से इंडस्ट्री नहीं लगी, लेकिन मैं सड़क, बिजली, पानी को भी विकास के पैरामीटर्स मानता हूं और मैं मानता हूं इन सब चीजों पर तो जरूर विकास हुआ है। नहीं, बट संजय जी मैं एक ही बात इसमें कहूंगा कि ये तो बेसिक बुनियादी चीजें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर पिछले 15-20 सालों में बड़े तेजी से इसका विकास हो। बिहार में दिक्कत क्या है आशुतोष जी? कोई बिजली सड़क पानी कहता है कि हम देंगे। एक सेकंड कोई ये कहता है, एक सेकंड रुकिए अभय जी आप ही के पास आ रहा हूं। कोई जब ये कहता है, आप लोग खास तौर पे जब ये कहते हैं कि हम बिजली सड़क पानी के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए ये योगी आदित्यनाथ बीजेपी ये तो धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, तब तो आप प्रोग्रेसिव कहलाते हैं। और दूसरा आदमी अगर ये कहता है हमने बिजली सड़क पानी प्रोवाइड किया है, तो आप कहते हैं तो तुमने कौन बड़ा काम कर दिया? अरे ये तो तुम्हारा काम था, ये तो देश भर में बन रहा था, यहां बन गया तो कौन सा एहसान हो गया? आशुतोष जी ये दोहरा मापदंड क्यों है? मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए आज की समस्या क्या है? आपने बिजली प्रोवाइड किया, बहुत अच्छा किया, आपने कोई एहसान नहीं किया। आपने पानी प्रोवाइड किया, कोई बहुत अच्छा। आज लोग रोजगार चाह रहे हैं, इंडस्ट्री चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं। बिहार को नॉलेज हब बनना चाहिए। जो बिहार मौर्य एम्पायर का सेंटर हुआ करता था,
जो बिहार गुप्ता डायनेस्टी का सेंटर हुआ करता था, आज वो बिहार जो है वो नॉलेज में क्यों पीछे है? क्यों वहां से लोग इधर आ रहे हैं? तो मेरा कहना ये कि अगर इंडस्ट्री नहीं लगी तो हम ये मान लें कि सड़कें भी नहीं बनी, बिजली भी नहीं आया, पानी भी नहीं आया। आप रिलेटिव ग्रोथ की बात करिए ना, आप बिहार की तुलना झारखंड से करिए, आप बिहार की तुलना उत्तर प्रदेश से करिए, आप बिहार की तुलना आंध्र प्रदेश से करिए। वो भी एक पैमाना है, उस पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो बिहार बहुत नीचे। और मैं आंकड़े दे सकता हूं आशुतोष, वो भी एक पैमाना है, लेकिन ये भी पैमाना है कि पहले क्या था और आज क्या है। दोनों पैमाने हैं। जिस उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूं, मैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश में लखनऊ जाता था 12 घंटे में, आज मैं 5 घंटे में चला जाता हूं। तो ये इसको आप पॉजिटिव विकास नहीं मानते? बिल्कुल मानूंगा, लेकिन जो जिस स्तर का विकास वो यूपी में विकास है, लेकिन वो बिहार में विकास नहीं है। बिहार में है, लेकिन आपका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो क्यों आज हिंदुस्तान में सबसे नीचे है? आपका जो ड्रॉप आउट ग्रोथ है वो 58% कैसे है? आपका जो महिलाएं अनएम्प्लॉयड है सिर्फ 4%, सिर्फ 4% महिलाएं और समय मिलेगा, एम्प्लॉयड है। पूरा समय मिलेगा इसके लिए, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, फिलहाल नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि आशुतोष जी और संजय जी दोनों इस पूरे चुनाव के दौरान, सफर के दौरान हमारे साथ रहेंगे, लगातार रहेंगे, तो आपको ये नोकझोंक, ये स्वस्थ चर्चा इस तरीके की आगे भी लगातार देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल ये बता दे रहे हैं कि 51% से थोड़ा ऊपर वोटिंग 5 बजे तक बिहार में हो चुकी है, यानी कि आंकड़ा पिछली बार का लगभग छूने की उम्मीद पूरी है। 55% का आंकड़ा था संजय जी, अगर मैं सही हूं तो 55% या इससे ऊपर का आंकड़ा वोटिंग का हो सकता है। आज दूसरे चरण में भी हो जाएगा।